हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। आज हम गणित पढ़ने वाले हैं, गणित का लेसन 2। ठीक है, तो ये है लर्निंग टीचिंग ऑफ मैथ्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो गणित का मूल्यांकन। ठीक है, गणित को कैसे पढ़ा जाता है और उसके मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षा। तो सबसे पहले मैं बेसिकली एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप लोग अगर जैसे लग रहा होगा कि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा या फिर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कह सकते हो उसे। ठीक है, तो समय न गवाते हुए सीधा आते हैं। और ये जो क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन आते भी हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा वो। ठीक है, तो 5 मिनट निकाल के अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है तो आपके लिए फ़ायदा होगा, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है उपचारात्मक शिक्षक। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षक वो होता है जो सीधा पॉइंट पर सीधा मैं बताता हूँ कि उपचारात्मक शिक्षक होता क्या। देखिए, कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं गणित में, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है ना। उनको जो अंकों का ज्ञान है ना, वो उनमें दिक्कत होता है। और वो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो उनको शुरू से ही प्रॉब्लम है, जन्म से ही प्रॉब्लम है, नहीं। ये जो है स्टार्टिंग से जैसे धीरे धीरे बच्चे उस चीज़ में, उस फील्ड में, जैसे मैथ के फील्ड में बात करें तो मैथ के फील्ड में ना होता क्या है कि वो बनाना ही छोड़ देते हैं शुरू से ही। उनका मन नहीं लग पाता, मन विचलित हो जाता है, तो कारण यही होता है। तो ब्लेयर और जोन्स ने कहा इसके बारे में, उपचारात्मक शिक्षा के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। ठीक है, तो आप जैसे शिक्षक को, आप एक टीचर हो मान के चलिए, तो आप उनको उन जो विशेष जो पिछड़े वर्ग बच्चे हैं उनको आप कैसे पढ़ाओगे, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षक उसी से रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जो आपको, अगर आप टीचर हो, एज ए टीचर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और उसमें उपचारात्मक शिक्षक के सिद्धांत कुछ कहीं ना कहीं पूछ सकता है, तो आप एक बार देख लीजिए इनको। हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है छात्र एवं अध्यापक में निकट संबंध स्थापित किया जाए। देखिए, अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो अपने बच्चों से आप कनेक्टेड रहो। ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में ये चीज़ भरो कि आप उनके लिए, मतलब आप बच्चे आपसे डरे। ठीक है, आप में जो संबंध होना चाहिए, है ना, एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में, जैसे आप कुछ कह रहे हो तो उसको माने, उसको समझे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टीचर लाइन में। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए। ठीक है, एवं उसके कार्यान्वयन की में सावधानी काम लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आप कोई भी किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी योजना बनाओ, है ना। इसमें यही कह रहा है कि कोई भी अगर चीज़ ठीक करनी है तो उससे पहले योजना बनाओ, योजना बनाने के बाद उसे अप्लाई करो। ठीक है, तो आप अगर किसी बच्चे को सुधारना चाहते हो तो पहले उसकी योजना बनाइए, ठीक है, उसके बाद सुधारिए। इसमें यही कहा गया है। तीसरा देखते हैं, अध्यापक अपने अनुभव के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण बनाए। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, बच्चों को कैसे कैसे चीज़ें समझानी है, कैसे कैसे चीज़ें बतानी है, किस किस चीज़ का उपयोग करना है, ये आप अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हो। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग पैतृक पहली, ठीक है, बालकों की आयु योग्यता। देखिए, हर बालक की योग्यता अलग होती है, आयु अलग होती है, उनका जो रुचि होता है अलग होता है, अनुभव भी उनके अनुसार दीजिए। ठीक है, तो ये अलग अलग स्तर पे बांट लीजिए बच्चों को, उसके बाद आप शिक्षा दीजिए उन्हें कि किस प्रकार के बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हो तो उन्हें प्रोत्साहित कर देना चाहिए। गणित के विषय में अगर आप चाहते हो तो उनको गणित की अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए कि गणित कितना ईजी है, गणित में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, आप उसको बनाने में आपको कैसा लग सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ठीक है, उपचार विधि की यह विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थी को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सके। देखिए, उपचार विधि का मतलब ये होता है कि आप झट से उसमें एग्जाम्पल में रिजल्ट मिले। ठीक है, उस जैसे आप कुछ क्वेश्चन बना रहे हो तो बच्चे आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने अगला क्वेश्चन दिया तो झट से बच्चे उसको बना सके। ठीक है, तो इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं करके। ठीक है, तो प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। जो बच्चे होते हैं उनको सक्रिय रखा जाए, एक्टिव रखा जाए, उनके जो काम कर रहे हैं उसके अपेक्षा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत के लिए।
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब कार्यानुभव। ये उपचारात्मक शिक्षा का ही एक सिद्धांत है, ठीक है, कार्यानुभव, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। वर्क, आपको आपके काम का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो योजना बना रहे हो उस चीज़ में बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं, ठीक है, आपको कहाँ तक एक्सपीरियंस मिल रहा है, कहाँ तक नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं उस चीज़ को, की गलती क्या हो रही है, आप उसे देखिए, ठीक है। अगला है अध्यापक को भी निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। तो उसमें आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों के अगर आप मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होता है, जो बच्चे अपना मन नहीं लगाते, जैसे मैंने बताया, तो उनकी जनसंख्या 20 से 25 भी हो सकती है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो पिछले बालक हैं, जो गणित में बिल्कुल ना तो गणित को पढ़ना चाहते हैं, ना तो उनका मन लगता है। कारण ये है कि वो मतलब गणित ऐसे वर्ग में रखा गया है उनको, जो गणित को कभी उस नज़रिए से देखा नहीं कि हम इसे बना सकते हैं। केवल वो एक योजना के तौर पर, मतलब कि काम के तौर पर लेते हैं और एक समय के बाद भूल जाते हैं। ना तो उनमें ये उनके प्रति लगाव, गणित के प्रति लगाव दिखता है, ना ही उन्हें ये सोचते हैं कि हमें गणित आगे चल के कुछ काम आ सकता है करके, ठीक है। तो इसी के पक्ष में कमज़ोर बालकों के लिए उसे प्रभावी बनाने के लिए, गणित को प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। जैसे कि कक्षा में गणित की समस्याओं को हल करते समय छात्रों को ध्यान विशेष रूप में उनके प्रत्ययों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं की ओर खींचा जाए, जिनमें बच्चों की त्रुटियां कम करें। देखिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो बच्चे से, है ना, तो उनके सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, जैसे वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिखने का तरीका कैसे है, क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं, आदि को उनको मतलब त्रुटियों को आप हाईलाइट कीजिए, ताकि आगे चल के वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। कमज़ोर छात्रों के लिए मॉडल चार्ट आदि का प्रयोग करना, प्रत्ययों को स्पष्ट किया जाए। देखिए, जो कमज़ोर छात्र होते हैं, ठीक है, नॉर्मल छात्र होते हैं, एवरेज, है ना, तो उनके लिए मॉडल और चार्ट का उपयोग कर सकते हो आप, ताकि आप बताओ तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें। ये सबके लिए तो कारगर साबित नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता गणित में। गणित नंबरों का खेल है कहते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर आप सिर्फ शब्द से बोलेंगे या फिर बोर्ड में लिखवाएंगे तो उनको ज़्यादातर समझ में नहीं आता। चित्र देखकर काफ़ी लोगों को, मॉडल देखकर ऐसा देखा जाता है कि मॉडल और चित्र, ये सारी चीज़ें ना बच्चों को काफ़ी प्रभावित करती है, तो उनमें रुचि जागृत होती है, ठीक है। अगला है छात्रों को कक्षा में तथा कक्षा के बाद आवश्यकतानुसार गतिविधि परामर्श देकर गणित के सीखने में सहायता की जानी चाहिए। देखिए, गणित हर जगह है, गणित का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है ये आप उनको बताइए, और कहाँ कहाँ नहीं हो सकता ये भी बताइए, ठीक है, ताकि बच्चों को जनरली देखा जाता है कि गणित का उपयोग सभी जगह है ना, हर एक चीज़ में है, तो गणित को बाहर भी वो अपने घर पर है तो भी उस उपयोग करें, ठीक है। डेली लाइफ में जैसे कहीं भी जाते हैं, बाजार, दुकान, है ना, तो उनका उपयोग वहाँ पर करें, ऐसा उन्हें बताइए, ठीक है। अगला है छात्रों को लिखित कार्य में सुधार यथासंभव उनके समक्ष ही हो तथा सुधरी हुई त्रुटियों को साफ छात्र फिर से ना दोहराएं। देखिए, अगर आप कोई बच्चा कोई त्रुटि करता है तो उसको सुधार जाने के बाद वो त्रुटि दोबारा ना कर सके, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि वो त्रुटि बार बार ना हो फिर से। अगर उसका त्रुटि सुधर चुका है तो फिर से वो गलती ना करे, ये इस बात का ध्यान देना है। कमज़ोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि बच्चों को, जो कमज़ोर छात्र हैं, उन्हें वो सीखें कुछ, तो आगे बैठाइए। इससे क्या होगा, जो बच्चों का ध्यान है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ रहेगा, और ब्लैक बोर्ड की तरफ रहेगा तो आपका भी ध्यान बच्चों की तरफ रहेगा, ताकि बच्चे जो कुछ भी करे, एक्टिविटी करे, वो उनको समझ में आए और आपको दिखे, है ना। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। छात्रों में शुद्ध तथा बड़ा लिखने की आदत डाली जाए, जिसमें उन्हें गणना करते समय सुविधा रहे। देखिए, मैंने कहा जैसे राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गणित में भी और बाकी सब्जेक्ट में भी, क्योंकि अगर आप राइटिंग अच्छा नहीं बनाएंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकता है कि आप में नंबर समझने, आप तो समझ रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी बातों को जो चेक करने वाला है वो समझ पा रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। कक्षा में उदाहरणों का चयन विषय वस्तु के विस्तार एवं कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाए,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी विषय चुन रहे हो, ठीक है, गणित में कोई भी विषय चुन रहे हो, कोई भी पाठ चुन रहे हो, तो बच्चों के स्तर के अनुसार चुनिए, ठीक है। अगर आप कठिनाई वाले स्तर के चुन रहे हो तो बच्चों को, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है, छोटे बच्चे जो जिनको पिछड़े हैं बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरी ये है कि बच्चों को छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ताकि धीरे धीरे वो अपने लेवल बढ़ा सके, ठीक है। तो ये था आपका जो पिछड़े बालक है उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है गणित में मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मूल्यांकन का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मूल्यांकन का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा में आपके द्वारा अध्ययन द्वारा उद्देश्यों, है ना, अध्यापन के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। अर्थात अध्यापक यह देखता है कि उसके विद्यार्थियों ने जो प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुई है, अर्थात अध्यापक का देखना यह है, चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने ज्ञान की सीमा को कहाँ तक, किस सीमा तक साझा किए, समझा है, ठीक है। उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। देखिए, मूल्यांकन का सीधा सीधा अर्थ है, मैं बता रहा हूँ आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना। मूल्यांकन किसे कहते हैं कि आप बच्चे को किसी चीज़ को पढ़ाते हो, ठीक है, किसी भी पाठ को पढ़ाते हो, तो वह बच्चा कहाँ तक सीखा और कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है, इसका मूल्यांकन करना, और वहाँ कहाँ तक सुधरा, इसी चीज़ को कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है, साफ साफ शब्दों में। हाँ, ये बहुत सारे तो कुछ थ्योरी दिए गए हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक थार्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी परिमाप किसी में परिणाम सत्ता है मापन के योग्य है। देखिए, ये थार्नडाइक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भी वस्तु है, ठीक है, जरा भी सत्ता रखती है। सत्ता का मतलब क्या हो सकता है, कोई अपना जो काम की चीज़ हो, ठीक है, सत्ता रखती है, तो किसी न किसी परिणाम में किसी न किसी चीज़ में काम आती है ना। तो कोई भी वस्तु जिसकी किसी भी परिणाम में सत्ता है ना, किसी भी रिजल्ट में सत्ता है ना, उनका मापन योग्य है। बाद हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शिक्षण की समस्या। ये होता क्या है शिक्षण की समस्या। देखो, एक शिक्षण, अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यही इसमें बताया गया है, ठीक है, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के छात्रों को गणित की नींव कमजोर होना, ये कारण क्या होता है कि बच्चे जो माध्यमिक जो पहले स्तर होता है ना, माध्यमिक स्तर होता है, तो गणित एक प्रमुख समस्या इसकी यह रहती है कि छात्र जो है ना, गणित में बहुत कमज़ोर होता है स्टार्टिंग से ही, माध्यमिक शिक्षा से ही, मतलब कि प्राइमरी से ही जो गणित में ना उन लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि आप उसे गणित को डेली पढ़ो, है ना, उसका प्रैक्टिस करो, है ना, उसके फॉर्मूलास याद करो, ये उनके दिमाग में नहीं डाला जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो शुरू से ही गणित को बनाते नहीं आ रहे होते हैं, तो उनके मन में डर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर यही कहा गया है। दूसरा, छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। होता क्या है कि गणित में जो अंतर छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, अपने आप को अस्वस्थ गणित में वो पाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से उनकी जो विकृति है वैसी बन जाती है कि हमें गणित नहीं आता तो हम इसमें आगे भी नहीं बढ़ेंगे करके, ठीक है, यही कहा गया है। गणित शिक्षण का समय एवं अवधि। छात्र अधिक देर तक किसी भी, देखो आप देखिए, आप अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक करेंगे तो आप में उसमें बोरियत महसूस होता है, सीधी सी बात है। इसी कारण से गणित शिक्षण में देखा जाता है कि बच्चे जो है ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ को बनाएं तो बोर महसूस करने लगते हैं, है ना। इसी प्रकार गणित भी है, अगर गणित में एक ही चीज़ों को सिखाया जाए, एक ही प्रकार की चीज़ों को बताया जाए तो बच्चे बोर महसूस करने लगते हैं, और ये देखा जाता है ना। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लास्ट है, अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान ना होना। एक टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है, ठीक है, तो उसका पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा कुछ भी उसका क्वेश्चन करे तो टीचर उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखिए आपको उस जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट के प्रति सब कुछ आना चाहिए, एक भी पोर्शन नहीं छूटना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कोई क्वेश्चन जो लॉजिकल या फिर इनलॉजिकल हो तो आप उसका आंसर एकदम सटीक बता सको, ताकि बच्चे से समझ सके,
ठीक है, इसमें यही कह रहा है, उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे में, कि बच्चा आपसे सही सब कुछ सीख रहा है करके, ठीक है।